Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Medico Aman 2004. Today we will discuss about the topic rotational motion. Complete rotational motion in one shot. आज हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन कंप्लीट चैप्टर के बारे में जेई मेंस नीट और सीबीएसई दोनों तीनों के लिए। ये चैप्टर ऐसा है ना भाई, ये स्कोरिंग चैप्टर भी है और अदर चैप्टरों से को रिलेट भी करता है। तो एक बार प्लीज़ आप इसको डिटेल में पढ़ के आएँ, फिर इस चीज़ को देखें तो आपके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। और मैंने कोशिश की हर एक टॉपिक को कवर करने के लिए इस वीडियो में। तो जब हम रोटेशन स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट टॉपिक जो हमको मिलता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। सही बात है भाई, रोटेशन नाम से ही समझ में आता है कोई चीज़ घूम रही है। तो कोई चीज़ घूमती कहाँ पे है? किसी एक्सिस के क्रॉस घूमती है, किसी एक बिंदु के क्रॉस घूमती है। वही बिंदु या वही एक्सिस को ही एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, जिसके अक्रॉस ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? घूम रहा है। ये आपका हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स आते हैं, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशंस। ये हमने टॉपिक डिवाइड किए हैं कि जो आगे हमें पढ़ने हैं। ये इसलिए मैंने डिवाइड किया कि आपको नॉलेज रहे कि आगे कैसे कैसे टॉपिक पढ़ने हैं, इस चीज़ का हिंट आपको रहे। पहले टॉपिक की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा था ना न्यूटन्स लॉ में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तीन टाइप के होते हैं। इनर्शिया होता क्या है? देखो, इनर्शिया वो टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट की, वो जो जिस स्टेट में रहता है उसी स्टेट में ही रहना चाहता है, वो इनर्शिया है। इनर्शिया एक तरीके की क्षमता है कि जैसे कोई इंसान अगर चल रहा है तो चलता रहे, रुका है तो रुका ही रहे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जैसा कि फॉर्मूला होता है I=mr²। ये बेसिक फार्मूला है। डायमेंशन इसका ml/t⁴ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी है। अगर आपके ऑप्शन में टेंसर रहेगा तो आप टेंसर सबसे पहले लगाएंगे, अगर स्केलर रहेगा, टेंसर नहीं रहेगा तो स्केलर लगाइएगा। आर क्या है? mr² में आर क्या है? आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहाँ से? फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से। एक्सिस ऑफ रोटेशन से ऑब्जेक्ट की कितनी दूरी है, आर डिस्टेंस कितना है, वो आपका आर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? जरा आप सोच के देखो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई एक ऑब्जेक्ट है किसी एक पॉइंट के क्रॉस रोटेट कर रहा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करेगा कि किस एक्सिस के क्रॉस रोटेट कर रहा है। पहली बात हो गई। और दूसरी बात हो गई उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तीसरी बात हो गई डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, या आर। फार्मूला ही जैसे आपको बताता है कि एम और आर पे डिपेंड रहेगा, यानी मास डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों मास डिस्ट्रीब्यूशन पे भी, मास ऑफ द बॉडी पे, दोनों पे डिपेंड रहेगा, अलॉन्ग विथ डिस्टेंस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। और एक्सिस ऑफ रोटेशन है कहाँ, इस चीज़ पे डिपेंड रहेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं, ये आपको लर्न होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक्सिस से, सेंटर से, और रिंग का एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसको आप अच्छे से देख लो, आपको लर्न होना ज़रूरी है। कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर दो, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँगा, चाहे वो वीडियो बना के करना पड़े या ऐसे ही। ये डिस्क के लिए है, सर्कुलर प्लेट, डिस्क या सर्कुलर प्लेट आप कह सकते हैं। ये हॉलो सिलेंडर का है। हॉलो सिलेंडर का जस्ट रिंग की ही तरह बिहेव करता है। और वही सॉलिड सिलेंडर, आप किसी सिलेंडर को सॉलिड फॉर्म में उसको पिचका दो तो प्लेट के ही फॉर्म में हो जाएगा, डिस्क के ही फॉर्म में हो जाएगा, तो डिस्क की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद अगला है आपका हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। नेक्स्ट हॉलो कोन है। हॉलो कोन भी आपका बिहेव लाइक डिस्क की ही करता है, तो डिस्क का और उसका सेम ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट वेयर होल मास इज सपोज टू बी कंसनट्रेटेड, इज कॉल्ड ए रेडियस ऑफ गायरेशन। भैया, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट है जहाँ पे हम मानते हैं कि सारा का सारा मास उस ऑब्जेक्ट का वहीं पे कंसंट्रेटेड है। जैसे ये पेन है ना, मैंने एक सपोज किया कि इस पेन का सारा मास यहाँ सेंटर पे है, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए ये क्या हो गया? रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया इसका। इसका फार्मूला
जो कि लर्न होना आपको बहुत ज़रूरी है। आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, के की वैल्यू आप इस फॉर्म में निकाल सकते हैं। उसके बाद अगला आता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन इससे आते हैं और पूछ भी लिया जाता है डायरेक्टली, बोर्ड्स में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि होता क्या परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ थ्योरम। जैसा नाम ही बता रहा है कि कोई एक्सिस रहेगा परपेंडिकुलर, किसके, अदर टू एक्सिस के। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एनी एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन इज इक्वल टू सम ऑफ एनी टू परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ द बॉडी। जैसा कि हमने आपको बताया, जैसे कि एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक्स वाई प्लेन में रखा है और आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना है। तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है, आई जेड है, तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई का प्लेन आपने निकाल लिया। यही आपका सिंपली क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है। नेक्स्ट आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम जस्ट इसी की तरह है, वो परपेंडिकुलर था, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। यहाँ पैरेलल शिफ्टिंग होती है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी ऑन द एक्सिस ऑफ द बॉडी to the body passing through the center is equal to the sum of moment of inertia of a body through center of mass and the product of mass of the body to the square distance between them। जैसे एक चीज़ समझना, इस फिगर को मैंने कैसे बनाया है, समझ करो एक रिंग है, रिंग के सेंटर पे के क्रॉस आप रोटेट करा रहे हो, जस्ट दूसरा पॉइंट उसके ऐसे है, जस्ट ऐसे एबव द प्लेन। ये रिंग है, रिंग के एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है। तो आपको रिंग का पता था सेंटर पे कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, एम आर स्क्वायर, और आप कितना शिफ्ट करा रहे हो, यहाँ पे आर डिस्टेंस शिफ्ट करा रहे हो प्लस एम आर स्क्वायर, तो दोनों आप जोड़ लोगे 2 एम आर स्क्वायर आएगा। ये होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आपको इस पैटर्न के हिसाब से करना होता है। नीट के लिए सबसे फेवरेट टॉपिक है कंबाइंड बॉडी क्वेश्चंस। तो आप देख सकते हैं कंबाइंड बॉडी क्वेश्चन, जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व भी किया है। अगर कोई भी डाउट लगे इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करें और कमेंट में इसका रिप्लाई ज़रूर दें, इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन ज़रूर बताएं। टॉर्क, जैसे कि नाम से ही समझ में आता है, टॉर्क कुछ इतना डेंजरस टॉपिक नहीं है। टॉर्क बहुत स्मूथ टॉपिक है, जैसे आप फोर्स पढ़ते थे ना, फोर्स की तरह है। पर जब एंगुलर फॉर्मेट में जब इसको पढ़ेंगे आप कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब कोई फोर्स लगाएंगे आर के रिस्पेक्ट में, तो उसको टॉर्क नाम दे दिया जाता है, और कुछ नहीं है। रोटेशन के इफेक्ट से ही, अगर रोटेशनल इफेक्ट से हम फोर्स को पढ़ते हैं तो उसी को टॉर्क बोलते हैं, और कुछ नहीं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता टॉर्क कौन सी क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। कई बार क्या होता है हम इसको लर्न कर लेते हैं एफ क्रॉस आर, नहीं, अगर आप इसको उल्टा लर्न करेंगे तो आपकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी तो आपका पूरा सोल्यूशन गड़बड़ हो जाएगा। ये टॉर्क के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में आप ऐसा लिख सकते हैं, और एंगल थीटा बिटवीन आर एंड एफ है, ये परपेंडिकुलर रिलेशनशिप है। ये SI यूनिट, डायरेक्शन इसका राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। कई बार क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दे देता है कि आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में देता है, तो वहाँ क्रॉस वेक्टर मेथड फॉर्म लगाते हैं, पहले आर नीचे एफ की वैल्यू लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्यूशन निकाल लेते हैं। इक्विलिब्रियम, जैसे हमने वर्क पावर एनर्जी थ्योरम या अदर चैप्टर्स में पढ़ा, इक्विलिब्रियम का मतलब हम लोग समझते थे जहाँ नेट फोर्स जीरो हो जाए, पर यहाँ रोटेशन के केस में आपको नेट फोर्स के साथ साथ टॉर्क भी जीरो करना रहेगा। तो नेट फोर्स के साथ साथ टॉर्क भी आपको जीरो करना रहेगा। तो जैसे इस चीज़ को एक क्वेश्चन से हम समझते हैं कि भैया एक क्वेश्चन समझो आप, देखो एक रॉड है, रॉड का लेंथ 5 मीटर है, इधर से 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर से 30 न्यूटन फोर्स लग रहा है, टोटल नेट फोर्स 50 न्यूटन लग रहा है। तो टॉर्क, नेट टॉर्क जीरो करने के लिए किस पॉइंट पे फोर्स लगाएं ताकि नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो हमने माना कि हम यहाँ से ए से एक्स डिस्टेंस पे 50 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। तो मैंने जैसा कि यहाँ सोल्यूशन दिया हुआ है, तो इसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग एक्स डिस्टेंस 3 मीटर दूरी पे होगा, जहाँ पे हम 50 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे और नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड अल्फा, टॉर्क और अल्फा के बीच रिलेशनशिप आई अल्फा का होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा का होता है। कई बार नीट में पुली से रिलेटेड क्वेश्चन दे देता है, जो कि मैं कहूँगा आप, आई एम डैम श्योर कि इस बार नीट में ऐसा क्वेश्चन आने ही वाला है। कई बार क्या कहता है कि
पहले क्या था, आपने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में कि पुली रोटेट नहीं करता था तो नॉर्मल क्वेश्चन दे देता था तो नेट फोर्स एम टोटल के हिसाब से आप एक्सीलरेशन निकाल लेते थे, पर यहाँ पुली का भी रोटेशन हो रहा है तो आप ए इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन यम ट्रांसलेशन जो कि नीचे वाली बॉडी है, यम रोटेशन जो ऊपर पुली कर रहा है, ये लिखने के बाद आप नॉर्मली निकाल लेंगे। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है तो यम रोटेशनल की वैल्यू आई अपॉन आर स्क्वायर, यम की वैल्यू निकल गई, दैट्स इट। सेम एक्सीलरेशन का फार्मूला आपको रखना है, आ जाएगा। ये तो आपका बॉडी का हो गया एक्सीलरेशन। अगर यही आपका डिस्क का एक्सीलरेशन पूछ लेता है तो डिस्क का एक्सीलरेशन आप आर अल्फा से निकाल सकते हैं, जो कि कई बार जेई के एग्जाम में पूछा है और समटाइम्स नीट में भी पूछ सकता है, क्योंकि लेवल कुछ भी आ सकता है फिजिक्स का। एंगुलर मोमेंटम जस्ट लाइक लीनियर मोमेंटम, अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है तो एंगुलर मोमेंटम में कंसीडर कर दिया जाता है। जैसा कि देख सकते हैं इसका रिलेशन एम इज इक्वल टू आर क्रॉस वी वेक्टर, आर क्रॉस पी भी लिख सकते हैं इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, यम आर परपेंडिकुलर वी भी लिख सकते हैं, यम आर भी साइन थीटा, थीटा एंगल जो है इसका बताता है रिलेशन। डायमेंशन इसका ये है, ये यल परपेंडिकुलर आर के भी होता है, यल परपेंडिकुलर वी के भी होता है। इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट होता है? क्योंकि आर का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता है, वी स्पीड कांस्टेंट रहता है, इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम आपका कांस्टेंट रहता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी को हम आई ओमेगा से लिख सकते हैं। ये तो पार्टिकल के फॉर्मेट में हो गए एम आर वी। अब किसी बिग बॉडी की बात करेंगे तो वहाँ पे आई ओमेगा रखेंगे। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का रूल लगाते हैं। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी एल बाई डी टी, यल कॉन्स्टेंट होता है, आई ओमेगा इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। टॉर्क बराबर नेट टॉर्क 0 मान लेते हैं, कब? जब डी एल बाई डी टी कॉन्स्टेंट होता है। इस रिलेशन से आप निकाल लेंगे I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2। ये कहाँ पे लगता है? आपको याद हो तो होगा कि एक कॉइन कोई रोटेट करता रहता है, उसके ऊपर दूसरा कॉइन हम चिपका देते हैं तो दोनों साथ में रोटेट करते हैं, कोई बॉडी उससे थोड़ा दूरी पे रहता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन आता है। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बट कैसी? रोटेशनल। आप वर्क फॉर एनर्जी में पढ़े थे पर उस समय ट्रांसलेशनल पढ़ रहे थे, अभी रोटेशनल पढ़ेंगे। तो ये फार्मूला होता है आपका। हम इसको वर्क डन बराबर क्या होता था? एफ डॉट डी एस। तो यहाँ फोर्स की जगह एंगुलर फॉर्मेट में तो पढ़ रहे हैं तो टॉर्क डॉट डी थीटा हो जाएगा आपका। पावर बराबर टॉर्क ओमेगा हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन इस चैप्टर का बैकबोन है। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन इस तरीके से कुछ दिखता है, प्योर रोटेशन मोशन कुछ इस तरीके से दिखता है। जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो कुछ आपको ऐसा ऑब्जर्वेशन दिखता है। कुछ चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए कि मैक्सिमम स्पीड कहाँ होती है ऑब्जेक्ट की, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो कि 2v होती है, लोवेस्ट पॉइंट पे सबसे मिनिमम होती है जो कि 0 होती है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे पूछ लिया तो √2v कैसे आया आप वेक्टर फॉर्म से निकाल सकते हो। प्योर रोलिंग के लिए वेलोसिटी कितनी होती है? r ओमेगा होती है। कई बार जेई में क्वेश्चन पूछ लिया, आई होप नीट में भी पूछ सकता है कि किसी थीटा पे कितनी वेलोसिटी होगी। तो इस एक्सिस के ऊपर जब जाएंगे तो आपको फार्मूला यही लगाना है 2b cos अल्फा बाई 2। इस एक्सिस के नीचे जाएंगे तो आपको ये फार्मूला लगाना है 2b sin बीटा बाई 2। आपको कोई सा भी कॉन्सेप्ट नहीं सोचना है। क्या है, आप फिजिक्स ऐसा पॉइंट है ना कि आप चाहो तो सारे टॉप पॉइंट्स को समझ सकते हो, पर आप याद नहीं रख सकते ज़्यादा टाइम के लिए उस चीज़ों को। तो आप कुछ चीज़ों को रट लो, याद कर लो, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ प्योर रोलिंग हाफ mv² इज इक्वल टू I + k² बाई r²। और टोटल एनर्जी बाई काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन का रेशियो भी पूछ लेता है, तो आप डिवाइड करके निकाल सकते हो। k² बाई r² की वैल्यू लर्न कर लीजिए, मेन है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो लिखते हो कि किस ऑब्जेक्ट का कितना होता है, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है फ्रंट का, वही जो होता है k² बाई r² की वैल्यू होती है। जैसे स्पेयर का क्या होता है 2/3 mr², 2/5 mr²। तो 2/5 2/3 वो न्यूमेरिकल ही वैल्यू क्या होता है, k² रेडियस ऑफ गायरेशन k² बाई r² की वैल्यूज़ होती हैं। तो शॉर्ट ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। प्योर रोलिंग इंक्लाइन सरफेस पे कई बार क्वेश्चन पूछा है, जो कि फेवरेट टॉपिक है एनटीए का। प्योर रोलिंग के केस में कि एक ऑब्जेक्ट है ऊपर से रिलीज करा रहे हैं, उसका वेलोसिटी क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, टाइम क्या होगा, मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा प्योर रोलिंग के केस में। जैसा कि मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख दिया है,
एक चीज़ों को रिलेट करके वेलोसिटी क्या होता था जब किसी ऑब्जेक्ट ऊपर से छोड़ते थे तो अंडर रूट 2 GH, बस आपको एडिशनल में क्या कर देना है, अपॉन में 1+k² करना है। एसिलेरेशन क्या होता था, g sin थीटा होता था, तो अपॉन में 1+k² आपको करना है। सब सिंपल है। और वहाँ पे क्या होता है, अंडर रूट 2h/g होता था, तो आपको सेम फॉर्मेट में यहाँ भी अंडर रूट 2h g sin थीटा अपॉन 1+k² कर लेना है। और मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा प्लस 1+k²/r² होता है। यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाता है। ये रहा आपका रोटेशन चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। इस नोट्स का लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूँगा और वीडियो के नीचे भी लिंक दे दूँगा मैं टेलीग्राम चैनल का। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ भाई आप पूछ सकते हो, कैसा भी डाउट हो, कितना भी सिली हो, मैं बताने को तैयार हूँ। क्योंकि जिस लेवल से क्वेश्चन आ रहा है, एनटीए पिक कर रहा है, भाई क्वेश्चन कहीं से भी हो सकता है, क्वेश्चन का कोई लेवल हो सकता है। आप कहते हो कि ये लेवल का क्वेश्चन नहीं आ सकता नीट में, नहीं भाई, अब ये क्वेश्चन ख़त्म कर दो आप, क्योंकि लेवल नया बन रहा है अब। अगर आपको 25 लाख में से एलिमिनेट करने हैं बच्चों को तो लेवल आपको हाई देना ही पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।